ईद का टाइम था। हमें याद है कि बच्चे किनारे छुपे हुए थे बेचारे। टेररिस्ट उनके घर में घुस गया था। एक संतरी मनफूल सिंह, सिर में गोली लग गई थी उसको। वो कमरा है और सीधे सामने फर्स्ट फ्लोर से फायर हो रहा है। अब सिंपल है कि रोड क्रॉस करके अगर हमारे साइड में वो आ गया तो हमारे कैंपस में घुस जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता था कुछ लोग जो अपने आप को सेल्फ रेडिकलाइज कर लेते हो, ऐसा कुछ कश्मीरी लोग हुआ करते थे, कुछ था ऐसा कभी? ये कुछ बहुत कुछ मिलता जुलता है लोन वुल्फ अटैक से। इतना ज्यादा ही सेल्फ मोटिवेटेड हूँ जी कि मैं वो वायलेंट एक्टिविटी करने का पोटेंशियल रखता हूँ। मैं ना किसी से बताऊंगा, मेरे मन में आया वायलेंस करने का तो मैं करूँगा। किसी संगठन का हिस्सा नहीं, इसका सबसे पहला ट्रेस कश्मीर में हुआ था, जो बड़े कम लोगों को पता है। कैसे पैसे आते थे और टेररिज्म इतना बड़ा हुआ कैसे? यानी दैट वाज द हवाला चैनल, पाकिस्तान वाया मिडिल ईस्ट, फ्यू कंट्रीज, दुबई, देन दिल्ली, देन कश्मीर। हर साल का एक एवरेज जो है वो फंड फ्लो कितना होता हो? आप समझिए कि पर मंथ 5 to 10 करोड़ जाता था जी 25 साल पहले। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग जो बहुत बड़े हीरो समझे जाते हैं, वो लोग शुरू में ज़ीरो थे। पूरा के पूरा उन पे इल्ज़ाम था, उनको जो है मुजरिम समझा जा रहा था, अभियुक्त समझा जा रहे थे और बाकायदा उनके ऊपर जो है धब्बे आने लगे थे उनकी रेपुटेशन के ऊपर। लेकिन कैसे कुछ घंटों में उन्होंने साबित किया कि वो हमेशा से हीरो थे और हमेशा हीरो रहेंगे, ज़ीरो कभी नहीं होंगे। टेररिज्म इज़ एन इंडस्ट्री। आपको पता है कि उनका लाइफ ब्लड जो होता है ना वो पैसा होता है। अब ये जो लोग आपको सामने दिखते हैं वो खाली फेस होते हैं, लेकिन अगर अब तक उनको पैसा ना मिलता रहे, उनके उस टेररिज्म की रगों में जो है खून नहीं बहेगा। तो हमको बताइए कि कश्मीर में कैसे पैसे आते थे और टेररिज्म इतना बड़ा हुआ कैसे, इतना सालों तक चला कैसे? मतलब आप कह रहे पंजाब में टेररिज्म जो है वो ख़त्म हो गया था, कुछ सालों के अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया गया। कश्मीर में इतना लंबा अरसा तक कैसे चला, क्या हुआ? एक्चुअली जब शुरुआती दिनों में हम लोग कश्मीर गए तो आपको जो एक इमीडिएट प्रॉब्लम दिखती है, आप उसको ही बड़ा प्रॉब्लम मान के चलते हैं। जी AK-47 ग्रेनेड, जी। आतंकवादी हमला, ब्लास्ट। लेकिन जब धीरे धीरे काम आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ऑक्सीजन और ब्लड इसका कुछ और है। अच्छा मतलब सिंपली ये नहीं है कि किसी को जुनून आ गया तो वो एक क्लासिको राइफल लेके चल रहा है। इसके पीछे पैसा बहुत बड़ा मुद्दा है। जी तो कहीं न कहीं इस पूरे तहरीक को चलाने के लिए जी एक बड़ी सॉलिड फंडिंग है, जी बट वो सॉलिड फंडिंग तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और अभी जाकर के बहुत ज़्यादा डिजिटल करेंसी का, डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया। लेकिन आप फ़र्ज़ करिए 1990 से लेके 2000 तक, 2000 के बाद का जो फेज चला, उसमें तो टोटल करेंसी का फ्लो था, जी डिजिटल का ज़माना ही नहीं था। लेकिन एक मॉडस ऑपरेंडी ऐसी थी जो शायद हमारे यहाँ बहुत पहले से, हमारे यहाँ और समाज में भी, जिसको कहते हैं हवाला। जी हवाला सिस्टम एक ऐसा रहा है कि हवाला का मतलब एतबार। तो जो एतबार की करेंसी है, रेफरेंस, हाँ तो इस एतबार की करेंसी का भी जितना एक्सप्लॉयटेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जी बहुत कम लोगों ने किया। जुलाई 1994 जब हम लोग पहली बार बटालियन लेके साउथ कश्मीर पुलवामा में एंटर हुए, जी तो हमारा एंटर होने के दिन जो पहला दिन होता है, जिस दिन आप ऑपरेशनल चार्ज लेते हैं, जी उससे पहले का तो ये था कि प्री इंडक्शन ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आप निकलने वाली बटालियन के साथ हैंड शेक करके और 1 महीने वहाँ के गुर और वहाँ के जो स्किल सीखते हैं। लेकिन जिस दिन हमने फॉर्मली जिम्मेदारी ली, वो दिन 3 इत्तेफाक एक ही दिन हुए। जी पहला तो हुआ कि हमारे नए कमांडिंग ऑफिसर उसे दिन ज्वाइन कर रहे थे, जी तो आपको एक उनका वेलकम करना है। दूसरा ये हुआ कि रॉकेट अटैक से हमारा स्वागत हुआ। अच्छा रात के 8 बजे एक रॉकेट अटैक हुआ हमारे हेडक्वार्टर पे। जी तो उसने वायर मैशिंग फाड़ के एक पॉपुलर का पेड़ को साइड से काट के जी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के न्यू के अंदर वो शेल चला गया। जी और उसके बीच में कुक था जो खाना बनाने वाला, उसकी मच्छरदानी भी थ्रू एंड थ्रू फाड़ के गया वो। अच्छा कोई इंजर्ड नहीं हुआ, जी लेकिन वो इस बात का एक इंडिकेटर था कि यू आर इन साउथ कश्मीर, जी वी आर हियर विद रॉकेट। अच्छा बट एक चीज रहा कि BSF की प्रिपेयर्डनेस की, वो एक ही अटैक हुआ 1997 में डी इंडक्शन तक दूसरा अटैक नहीं होने दिया हमने, अच्छा क्योंकि
हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुझे पहले दिन ही हमारी नींद जगा दी, सलामी दे दी, सलामी दे दी। और उसको हमने बड़ा एक प्रोफेशनली लिया कि दोबारा हम नहीं होने देंगे, ओके थैंक यू जी। और तीसरा क्या हुआ कि लोकल ऑर्चर्ड ओनर से पैसा वसूलते हुए एक हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट AK-47 लटकाए हुए जिंदा हमने पकड़ लिया। वो कैश इकट्ठा कर रहा था, वो लोकल टेररिस्ट था। अच्छा। तो हमारे जवानों को तब कोई तजुर्बा नहीं था टेररिज्म का। बैरकपुर 1971 वार लड़ी हुई बटालियन थी जो बंगाल से पहली बार कश्मीर गई थी, जिसको कश्मीर की लैंग्वेज, वहाँ के कस्टम्स, रवायत, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था, और आतंकवादी भी पहली बार देखे थे ये। तो ये बच्चे फन में ऐसे दौड़ा के पकड़ लिए, वो कुछ एक्शन कर नहीं पाया और लेके आया, बोले साहब ये पैसा है, ये AK-47 है। तो हमारे बटालियन में अगस्त 1994 में एक ही दिन में 3 घटना घटी। कुछ कैश इकट्ठा कर रखा था 25-30 हज़ार रुपये बगान वालों से। जी खैर, उसको एज पर प्रोसीजर हम लोगों ने FIR वगैरह करके हैंड ओवर कर दिया पुलिस को। लोकल टेररिस्ट विद AK-47। जी, उसने फायर नहीं किया, हमने भी उसको नहीं मारा। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग बात ये रही कि हमारे ऑफिसर्स और जवानों के बीच में ये बड़ा चर्चा का विषय रहता था कि पाकिस्तानी टेररिस्ट, अफगानी टेररिस्ट, सूडानी टेररिस्ट, मतलब ये होता था कि फॉरेन टेररिस्ट फाइटर जो आए हैं जी, उसमें जो उस एक्टिव ग्राउंड में काम करता था उसका बड़ा एक ख्वाब रहता था कि ऐसा कोई इनकाउंटर हो जिसमें हमें पाकिस्तानी टेररिस्ट इनकाउंटर का मौका मिले जो पाकिस्तान से आया है। लोकल टेररिस्ट तो चलिए अलग है, लोकल जो लोग भटके हैं वो मिसगाइडेड यूथ है, बट मतलब एक वी वांट पाकिस्तानी टेररिस्ट। ऐसे बात करते 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 तो मेरा एक ऑफिसर है जिसका कि अभी एक वो रोल भी है जिसकी चर्चा आप में अभी जिसकी बात भी हम कर रहे हैं, तो वो बड़ा एक्साइटेड था। एक दिन क्या हुआ कि शाम को एक हाथ पे जला कटा कुछ बम का निशान लिए एक लड़का आया, बड़ा डरा सा। तो विनुचंद्र ने कहा सर ये लड़का मिलना चाहता है। वो आए हमारे पास। तो मैंने किस लिए आए हो? कहा सर मैं कोई टेररिस्ट घटना हुई थी उसमें मुझे भी चोट लग गई थी, कोई इनकाउंटर वगैरह चल रहा था तो मैं भी उसका शिकार हुआ। वो खुद टेररिस्ट नहीं था, तो उसमें क्या था कि अगर वो विकलांगता हुई शरीर की, आपको कोई चोट लग गई तो विकलांगता के आधार पर कॉम्पनसेशन का कुछ पैसा मिलता था जी। तो कहा साहब मेरी 2 साल से फाइल अटकी हुई है डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, हमको उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, कुछ मदद कर दो। तो हमने कहा ठीक है तुम्हारी हेल्प करेंगे। असगर समून साहब डिप्टी कमिश्नर थे, मैं मिला, उसका केस जेन्युइन था, उसका हो गया। जस्ट टू विन ओवर ए पर्सन। मैंने कहा ठीक है आया है तो क्या पता ये कुछ हमारे इस हेल्प के बदले कुछ हमारी हेल्प करा जी। तो मैंने ऐसे कैजुअली बोला, मैंने कहा कुछ तुमको अगर पता लगता है तो बताना। दैट इज हाउ वी यूज टू क्रिएट ए ह्यूमन वर्टिकल इन द पब्लिक। एक दिन शाम को आया, कहा साहब मेरे घर के पीछे वाले मस्जिद पे कोई रात को चश्पा कर रहा था, कुछ इश्तहार चिपका रहा था रात के अंधेरे में। तो मैंने कहा क्या चिपका रहा था? तो कहा साहब मैं फाड़ के लाया हूँ। तो उर्दू में था, तो उसका जब तर्जुमा किया तो वो एक जिहादी पोस्टर था। तो मैंने कहा अच्छा कौन चिपका रहा था? कहा वो मैं नहीं देखा सर। तो चाय वाय पिलाया, फिर मैंने कहा नजर रखना। 2-4 दिन बाद फिर आया वो, कहा सर मेरे बगल वाले घर में ना 3 भाई नजार हैं, कारपेंटर हैं, रात को 2-2:30 बजे बहुत जोर जोर से झगड़ा हो रहा था उनमें, खूब तेज तेज आवाज आ रही थी। तो मैंने कुछ सुना? कहा सर एक भाई को ये कहते सुना कि अगर ये आदमी इस घर में दोबारा आया तो मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। इंटरेस्टिंग। तो हमने बातचीत करी और हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये आदमी मतलब ये वो आदमी है जो उस घर का पार्ट नहीं है, ये कुछ ऐसा आदमी खतरनाक है जिसको बाकी भाइयों को ऑब्जेक्शन इस पे है। तो हमने कहा ठीक है ध्यान रखना, बताना। और लास्ट में जब वो आया तो उसने कहा सर जिस भाई से वो झगड़ा कर रहे थे ना सब, वो भाई अचानक ऑटो रिक्शा में सूटकेस बैग लाद के अपनी वाइफ के साथ कहीं शाम को चला गया घर छोड़ के। तो हमारा माथा ठनका कि ये जो भाई छोड़ के चला गया ये भाई नॉर्मल नहीं है। तो मैंने कहा अब तो चला गया, अब क्या करेंगे?
तुमने कुछ नहीं किया? कह रहा सर ऑटो नंबर लिख रखा है मैंने। मैंने कहा अच्छा। ऑटो नंबर लिया हमने और उसके बाद हमने कहा उस एरिया में ऑटो बुलाओ तो कहाँ से आता है? कहा सर नरवारा ऑटो स्टैंड है वहीं से आता है। अगले दिन हमने मॉर्निंग में सिविल कपड़े में मैंने टीम लगाई और 2 सिविल गाड़ी, हमने कहा सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे जाके कोने में कहीं नाका लगा लो सादे कपड़े में, पूरे दिन नज़र रखो, ये जब ऑटो अंदर आए तो आगे काम करते हैं। 10:30, 11 बजे हमारे ऑफिसर का फ़ोन आया, सर ऑटो आ गया। हमने कहा आगे बढ़ो तुम लोग। तो ये लोग चुपचाप गए और सवारी बन के ऑटो में बैठे और ऑटो को उसी रास्ते से गाइड करके लाए जहाँ हमारा हेडक्वार्टर पड़ता था। हेडक्वार्टर आए तो उन्होंने बोला तुम अंदर ले चलो। ऑटो वाला अंदर आया और ऑटो वालों से हमने बातचीत शुरू की और हमने अगला सवाल पूछा कि कल रात को तुमने जो सवारी छोड़ी कहाँ से उठाई थी? तो उसने बताया सब हमने इस घर से उठाई थी जी। उस सही निकला। फिर हमारा सवाल था इसको छोड़ा कहाँ? उसने बोला जुनीमार इलाके में एक मकान में मैं छोड़ के आया हूँ। और वो इतना मास्टर स्ट्रोक निकला, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। नेक्स्ट नाइट में मैंने बीनू चंद्रन हिमांशु गौड़ को कहा कि ये जो मकान बता रहा है उस मकान को घेर लो। ये मकान गए घेरने और अचानक सेट पे खबर आया जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोर्स के चीफ ऑपरेशन कमांडर को पकड़ लिया पाकिस्तानी। मतलब ये खबर आना हम लोग उछल गए। बहुत वांटेड टेररिस्ट था खालिद भाई, JKFF का, जिसका कश्मीर का विजन बहुत ही डेंजरस विजन है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रीडम फोर्स, जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोर्स, ओके। JKFF पाक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। कि हमारा सपना है कि 2050 में हम जब बोलें तो लाल चौक खुले हाँ। और हम बोलें तो लाल चौक बंद हो जाए। अच्छा। हाँ, ये उसका विजन था। हाँ। तो ये पकड़ के लेके आए। हमने क्या यार किया कैसे तुमने? कह रहे सर मैं तो ये सोच के घुसा ही नहीं इसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट है। मैं तो उस मकान के निशानदेही में गया, फर्स्ट फ्लोर पे कंबल डाल के आदमी सो रहा था और इसको सोते सोते जब मैंने पकड़ा तो ये सोच के नहीं पकड़ा कि इट्स गोइंग टू बी जैकपॉट। कहा जब पकड़ लिया तो इसको ही लगा कि हम इसी को पकड़ने आए थे। इसने हड़बड़ाहट में, ये कश्मीरी तो बोल नहीं पाया और हम समझ गए हम सही आदमी पकड़े हैं। जब नीचे ले आए तब इसने कहा कि मेरी राइफल ऊपर वाली फ्लोर पे है, वो मेरे हाथ में होती तो आप जिंदा नहीं पकड़ सकते थे। तो बोले गए, फिर हमने राइफल सर्च करी, राइफल भी निकाल ली। अब एक सैटेलाइट सेट का फोन हमें तलाश थी जो उसके पास था। तो इंट्रोगेशन में निकला, बोला सर जो ये कारपेंटर है ना, इसके नाम हमने ये घर रजिस्ट्री कराया है। देखिए उनका, वो भी एक ऐसा आदमी ढूंढते हैं और उसके घर को इन्होंने हाइड आउट बनाया। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल से बारामूला आया और वहाँ से मैं खाली हाथ लोकल सवारियों में यहाँ तक आया हूँ, यही गाइड करके लाए हैं। वेपन ये लाया है अगले दिन और सैटेलाइट सेट इसकी वाइफ कल लेके आएगी, वो ऑलरेडी जा चुकी है। कोई बात नहीं, उसका इंट्रोगेशन शुरू किया हमने। उसने बोला वाइफ कल लेके आएगी और कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई लोकेशन नहीं था, गूगल लोकेशन होता नहीं था। अगले दिन इसके वाइफ से वो सेट लेके आएगी तो कब पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी। कारपेंटर भी मिल गया। कारपेंटर मतलब नज़ार जो जी नज़ार को इंट्रोगेट किया तो बोला साहब मुगल दरबार एक बेकरी है पोलो व्यू में, वहाँ पर 1 बजे दिन में कोई उर्दू का ये अखबार लेके खड़ा हुआ मिलेगा, इतने बजे उसको सेट हैंड ओवर होना है। यही कोड होता था, सफ़ेद रुमाल, उर्दू का अखबार, हाथ में खोखा लिया हुआ। दीज वेर द लोकल कोड्स, लोकल आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि फोटो तो था नहीं किसी का खींच के भेज दीजिए जी, गूगल लोकेशन नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होता था। हम लोग मुगल दरबार पर एग्जैक्टली उसी समय पहले जाके चाय अंदर पी रहे थे। एक जनाब आए अखबार लेके नीचे खड़े थे, हमने कलाई पकड़ी और मैं गाड़ी में बैठी। वाइफ इसकी ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, तो वायरलेस सेट वो भागते समय पानी में फेंक दी, निकाल लिया हम लोगों ने। वायरलेस सेट मतलब सैटेलाइट सेट। पहली बार एक्चुअली लाइफ में मैंने सैटेलाइट सेट देखा दूसरी रिकवरी के बाद। उससे पहले मैं सुनता था, वो चलता था GPS को, मतलब सैटेलाइट के थ्रू। रिकवरी के बाद जब इस पाकिस्तानी को इंट्रोगेट किया तो मुझे पहली बार समझ में आया टेरर फाइनेंसिंग होती कैसे। अच्छा। तो मैंने इससे बोला, ऐसे ही एक जज्बाती सवाल पूछा। मैंने क्या 1947 में अलग मुल्क बन गया, पाकिस्तान बन गया, भारत बन गया,
जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रियासत थी। तो ये 47 के जाड़ों में हमले का ख्याल क्यों आ गया तुम्हारे पास? ये मैंने इसलिए पूछा कि वो सियालकोट से मास्टर्स था इकोनॉमिक्स में, एजुकेटेड था जी और बड़ा एक बहुत ही थम के बोलता था, जो बोलता था बड़ा भारी बोलता था। तो उसने कहा सर 47 में हम अलग जरूर हुए, जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी, पब्लिक मुसलमान और राजा हिंदू। कहा सर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, आप बड़ी ज्योग्राफिया हैं। ज्योग्राफिया शब्द मैंने उससे सुना। कहा सर यू आर बिग ज्योग्राफिया। 49, 50, 48, 51 में आप एक न एक दिन जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा बनता है, ये पाकिस्तानी लीडरशिप को पता था। हमने 47 में जो किया इस थॉट प्रोसेस से किया, और उसमें हमारा नुकसान क्या हुआ? हमने एक हिस्सा तो ले लिया, हमने कहा हाँ जहां से आप टेरर कैंप चलाते हो वो तो आपको मिल गया। खैर, तो मैंने कहा जम्मू कश्मीर रियासत इंडिपेंडेंट थी उसकी, वो जो भी डिसीजन लेती। कहा नहीं सर, वो अगर आपके पास इन ओरिजिनल शेप में होता तो आप सियाचिन से अगर पत्थर लुढ़काते तो सिंध नदी के किनारे से लुढ़कते लुढ़कते वो कराची के समंदर में गिरता। ये मुझे उसकी बात याद है। देखिए उसका विजन। कहा सर आप बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में होते ज्योग्राफिकली। ठीक है, मैंने सोचा शायद ये मेरी इन्फॉर्मेशन को और बढ़ा रहा है। मैंने क्या बताओ पैसे के बारे में बताओ। कहा सर आप आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से करते हैं। आपके यहाँ जो टैक्स है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, उससे हथियार, गाड़ी, फौज की भर्ती करते हैं। बोले हमारे मुल्क में हम टेररिज्म ज़कात के पैसे से करते हैं। हमारे सियालकोट में मेरी फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी करने वाला ये पाकिस्तानी लेबर अगर 100 रुपये पाता है तो शाम को 10 रुपये इस पर्पज़ के लिए जमा करता है। मजबूरन के विलिंगली? ऐसा ही फरमान है। फरमान है ऐसा। किसका फरमान है? जो एक जिहादी माइंडसेट तैयार करते हैं वो लोग जी, जो एक ऐसा खाका खींचते हैं कि भारत आपका फ्रेंडली कंट्री नहीं है जी, ये हमारा दुश्मन देश है जी। तो हम ये जो तशद्दुद कर रहे हैं, ये जो हम एक एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन जरूरी है, तभी आपका कर्तव्य पूरा। एक आम आदमी भी देखा, एक कॉमन आदमी ऐसा उसने कहा। अच्छा, जब उसने एक मजदूर की दिहाड़ी पे 10% देने की बात कही जी, तो मुझे लगा कि फिर तो जो ज्यादा कमाते होंगे वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते होंगे, कुछ विलिंगली करते होंगे, कुछ अनविलिंग करते होंगे। जी। मैंने कहा ठीक है वो तो वहां की बात है, बट तुम्हारे कश्मीर तक पैसा कैसे पहुंचता है? और उसी के ठीक पहले साउथ कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर को हमारी 51 बटालियन बीएसएफ ने पकड़ा था और लाइव में 92 लाख रुपया गत्ते में कैश मैंने पहली बार देखा था। 92 लाख? 92 लाख कंप्लीट बजट था साउथ कश्मीर का हिजबुल मुजाहिदीन का उस जमाने में, 1994 में? हाँ, आज से 30 साल पहले की बात हो रही है। सैफुल इस्लाम उस टेररिस्ट का नाम था। हाँ, उसका लाइव इंट्रोगेशन का भी पार्ट रहा हूँ मैं। हाँ, के राजेंद्र सर तब आईजी होते थे जो बाद में डीजीपी जेएन के लगे। जी, जी। उसके इंट्रोगेशन को मैंने सुना। वो एक मकान के अंदर गत्ते स्टैक थे बिल्कुल छनपुरा के पास। जी, ये टेररिस्ट भी हाइडिंग में था, लेकिन बड़ी मुकम्मल खबर थी जी। इंटेलिजेंस एजेंसी की। तो जिंदा पकड़ के लाया गया जब इंट्रोगेशन हो रहा था, तब हमें पता लगा कि ये कैश फ्लो टेरर ऑर्गेनाइजेशन में एज पर हायरार्की डाउन बिलो तक कैसे जाता है। अच्छा, यानी किसी एक टॉप को कैश आएगा, जी, वहां से ये एरिया कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, कॉम्पनी कमांडर, प्लेटून कमांडर, फुट सोल्जर तक पैसा जाता है। अभी पैसा आता कहाँ से है? तो इसने बोला सर मैं एक बनियान सिला रखा हूं जिसके अंदर पॉकेट्स हैं और मैं 4 राउंड दिल्ली से कश्मीर का बस में चक्कर लगा रखा हूं, मैं कैश लाता हूं और मुझे कैश वहां से मिलता है। वहां से कैश कैसे मिलता है? कहा सर हवाला के थ्रू। हवाला क्या होता है? मतलब इट वाज डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। जी। तो उसने बोला साहब हवाला ये है कि कोई तिलक नगर का उसने इलेक्ट्रॉनिक शॉप बताया था। बोला कि जितना कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान सप्लाई होता है, लोग खरीदते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान के कुछ एक चुनिंदे जो यहाँ के डीलर्स हैं, जी, ये वो दिल्ली से सामान ले जाते हैं। तो दिल्ली में ये कैश पैसा नहीं देते, दिल्ली के डीलर को ये पैसा कहीं और से आ जाता है
और उसका पैसा जो इन्हें दिल्ली वालों को देना है ये हमको ही मिल जाता है। अच्छा। यानी दैट वाज द हवाला चैनल, पाकिस्तान वाया मिडिल ईस्ट, फ्यू कंट्रीज, दुबई, देन दिल्ली, देन कश्मीर, जी। मतलब हवाला। तो किसी Reference। बाहरी मुल्क से पैसा जो है, बाहरी पाकिस्तान से पैसा जी, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री का रूट लेते हुए ट्रेड के थ्रू पहले पाकिस्तान से आता है, मिडिल ईस्ट जाता है, मिडिल ईस्ट आता है, हाँ, और मिडिल ईस्ट से फिर वो दिल्ली आता दिल्ली आता है या जी। कुछ और शहरों में जाता होगा, है। जी। वहां से पैसा और हवाला, दिल्ली का जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लोग हैं आपके, उनकी दुकान को जाता है। उनकी दुकान। इलेक्ट्रॉनिक का क्या था, सप्लाई बहुत ज्यादा थी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा आइटम जो उसने रेफर किया शायद इसलिए कि उसको उस चैनल से आता होगा, टेलीविजन, टेप रिकॉर्ड हाँ, वगैरह सारी। हो सकता है ऐसा ही रहा हो। और बाद में ये चीज़ आपको पता ही है कि जो क्रॉस ट्रेड एलओसी है, जी। ये मुद्दा वहाँ तक निकला 2008 में। क्रॉस ट्रेड एलओसी जो शुरू हुआ था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडिया का जो कश्मीर पार्ट है, जी। दोनों के बीच ट्रेड और मेल मिलाप और दोनों अवाम को आपस में जी। एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का जो एक ट्रेड चलाया गया था, उसका कितना दुरुपयोग हुआ। कैसे दुरुपयोग हुआ? दुरुपयोग ये हुआ कि वो बार्टर्ड सिस्टम था। मतलब मैं एक ट्रक अदरक लेके आऊंगा तो आप उसके बदले एक ट्रक सेब हमको दोगे। बार्टर्ड सिस्टम यही है। जी। मैं आपके यहाँ कटोरी में हलवा लेके जाऊंगा तो उसके बदले अब हम उसको उधर से चावल दोगे। जी। तो जो लोकल प्रोड्यूस था जी। हमारे कश्मीर का जी। और उस साइड के पीओके का, जी। ये आपस में एक्सचेंज होगा और उसके पॉइंट बनाए गए जिसको कहते हैं क्रॉस ट्रेड एलओसी। तो इन्होंने क्या किया, उसको भी टेररिज्म को फंडिंग करने के लिए वो भी एक बहुत तगड़ा जरिया चुना। अच्छा। वैसे चुना कि अंडर बिडिंग और ओवर बिडिंग। जी। पाकिस्तान से जो ट्रक लोड आ रहा है इंडियन साइड में, जी। एलओसी पे आ रहा है, वो जो ट्रक लोड आ रहा है उसकी अंडर बिडिंग होती थी। जी। एक ट्रक माल अगर 8 लाख का है तो वो कहेगा नहीं 2 लाख का ही है। तो आपका अगला सवाल होगा कि क्या ये वो घाटे में देता था? नहीं, घाटे में नहीं देता था। ये 2 लाख लेगा ट्रक वाला, बचा हुआ इसका 6 लाख कश्मीर वाला कश्मीर में ही दे देगा। अच्छा। तो अंडर बिडिंग हो गई, जो फंडिंग जो टेरर फंडिंग के रूप में कन्वर्ट ओके, होगा। ओके। और जो कश्मीर से उस साइड में जाएगा ओवर बिडिंग जाएगा। जी। 5 लाख का ट्रक है, ये बोलेगा 10 लाख का माल है। वो तो एक्चुअली लेगा वही, रिमेनिंग पैसा ये इधर के इधर ही डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा। इसको कहते हैं ओवर बिडिंग, अंडर बिडिंग, बार्टर्ड सिस्टम, क्रॉस ट्रेड एलओसी, चैनलाइजिंग दी जेन्युइनली अर्न्ड मनी इन द टेरर फंडिंग अच्छा। बाय वे ऑफ ओवर बिडिंग एंड अंडर बिडिंग। ये कितना बड़ा, एक तरह से जी। देखा जाए तो ये कितना बड़ा खेल है जी। कि इसीलिए बंद हो गया बाद में। जी। आपको पता है, जी। इस पे केस दर्ज हुए, इस जी। पे इन्वेस्टिगेशन हुए, जी। और कितने डॉक्यूमेंट्स इस पे जाके जी। अकाउंटिंग हुई इसकी। जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टेरर फंडिंग का जो ब्लड और ऑक्सीजन है, जी। ये पैसा रहा है। जी। अभी तो डिजिटल करेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फर्क पड़ा। फिर आपका डिमोनेटाइजेशन वाला इशू आया, जी। करेंसी में चेंजेस आए, उसके बाद टेरर फंडिंग को लेके बहुत सारे लॉ बने, इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हुए, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी एम्ब्रेसिंग कंडीशन हुई। जी। तो इन चीज़ों से, इन चीज़ों तो कितनी फंडिंग हवाला से आपके हिसाब से कितनी बाहर से आती होगी? हर साल का एक एवरेज जो है वो फंड फ्लो कितना होता होगा? देखिए, फंड फ्लो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो आज के 25 साल पहले, जी। 25 साल पहले का जो सिनेरियो रहा है, उस सिचुएशन में भी आप समझिए कि पर मंथ 5 to 10 करोड़ जाता था। जी। 25 साल पहले, जी। वो भी खाली कश्मीर पार्ट का। जम्मू पार्ट का बजट अलग था, जी। क्योंकि ये लोग उसी तरह से डिवीजन करते हैं। जी। और ये पैसा प्रोपोर्शनेटली बहुत बढ़ा है, लेकिन 2016 के बाद इस पे जाके काफ़ी रोक लगी है। ओके। रोक इसलिए लगी कि टेरर फंडिंग और फेक करेंसी का जो एक इन्वेस्टिगेटिव यूनिट बना राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अंदर, जी। और इसमें एक जकार्ट का केस एफआईआर दर्ज हुआ हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ, जो जिहाद काउंसिल का JIC का सुप्रीम है, बडगांव कश्मीर का, जो हुई और वांटेड टेररिस्ट। जी। वो जो केस दर्ज हुआ, उस केस दर्ज में जितने कंड्यूट कश्मीर साइड में थे, जम्मू साइड में थे, ये सब पकड़े गए और सब जेल गए। अच्छा। सब पे मुकदमा चला, ओके। क्योंकि ये पूरा फेक काम हो रहा था। ये लोग जम्मू कश्मीर अफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट के तहत
जी जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका कोई भी असिस्टेंस होता था, जिनका कोई भी हाथ होता था, जी सबके घर पे पैसा भेजते थे ओके और मारे गए टेररिस्ट को भी ये कंपनसेट करते थे। अच्छा इंजर्ड टेररिस्ट के यहाँ भी पैसा जाता था, उनकी फैमिली को पैसा जाता था। तो ये कितना बड़ा इंसेंटिव था जी कि नहीं नहीं हम तुम्हें पेंशन दे रहे हैं, ये पेंशन लो। जी और ये सारा पैसा चैनलाइज यहीं के लोकल लोग कर रहे थे। अच्छा ये पैसा लेते थे, ये बांटते थे। ये पूरा केस उजागर हुआ, उसके बाद से इसका बहुत बड़ा असर पड़ा इस चीज़ पे। तो मैं जानना चाह रहा था कि ये तो चलिए आपने बताया कि एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर आउटफिट और टेरर ग्रुप थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कुछ लोग जो अपने आप को सेल्फ रेडिकलाइज कर लेते हों या अपने आप से जिहादी हों या सोच रहे हो अपनी जान फिदा कर दी जाए कश्मीर के ऊपर, ऐसा कुछ कश्मीरी लोग हुआ करते थे? कुछ था ऐसा कभी? हाँ ऐसा है, और मुझे लगता है इसको अगर ये कुछ बहुत कुछ मिलता जुलता है लोन वुल्फ अटैक से। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है वो? लोन वुल्फ अटैक है कि जैसे मैं ज़रूरी नहीं है किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनूं, जी हो सकता है मैं सेल्फ रेडिकलाइज हूँ, जी इतना ज़्यादा ही सेल्फ मोटिवेटेड हूँ जी कि मैं वो वायलेंट एक्टिविटी करने का पोटेंशियल रखता हूँ। मैं न किसी से बताऊंगा, न किसी को कॉन्फिडेंस में लूंगा, मेरे मन में आया वायलेंस करने का तो मैं करूँगा। किसी संगठन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए लॉ में भी चेंज आया है। जी पहले क्या था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जी मुलजिम बनने के लिए प्री रिक्विजिट होता था कि आप किसी आउटलाट टेरर आउटफिट के सदस्य होने चाहिए। जी तो लोन वुल्फ अटैक को ही कैप्चर करने के लिए, उसको जी। कवर करने के लिए जी इंडिविजुअल रेडिकलाइज्ड आदमी को भी वही संज्ञा दी गई है जो किसी। तो वर्ल्ड में ऐसे कहाँ पे हुए हैं ऐसे लोन वुल्फ अटैक? देखिए कुछ एग्जांपल बताइए हमें। लोन वुल्फ अटैक अगर देखा जाए तो पिछले 10-12 साल में यूरोपियन कंट्री में काफ़ी हुए हैं। जी इसमें जर्मनी में हुआ है, जी इसमें फ्रांस में हुआ है, निश्चय में क्या इंग्लैंड में हुआ। क्या हुआ था उस घटना में? इसमें जैसे संक्षेप में खाली थोड़ा सा मतलब जैसे अपने ऑडियंस के कोई लिए। एक रेडिकलाइज्ड आदमी गन लेके निकला और उसने एक ही झटके में 2-4 कैजुअलिटी करी, बाद में खुद को मार लिया। जी कोई गाड़ी लेके निकला सड़क पे और लोगों को कुचलते हुए चल दिया। जी किसी ने अकेले जाकर के किसी को चाकू मार दिया। ये लोन वुल्फ अटैक है। अच्छा लेकिन इसका सबसे पहला ट्रेस कश्मीर में हुआ था, जो बड़े कम लोगों को पता है। सबसे पहला और ये बड़ा कम लोगों को मालूम है। जनवरी 2002 हाँ। की घटना है डल गेट की। तो आप कह रहे लोन वुल्फ यूरोप में अभी 10-12 साल अभी से हुआ है? लेकिन 10-12 साल से हुआ, लेकिन कश्मीर में पहले हो चुका है। 22-23 साल पहले। और एक बार ही हुआ है, मेरी नॉलेज में एक बार हुआ है, और जी। ये ऑलमोस्ट 23 साल पहले हुआ है। अच्छा अब सही कह रहे हैं। जी जी तब वहाँ के भी किसी को नहीं पता था, इसीलिए एक परप्लेक्स्ड बड़ी कहानी सी बन गई कि कैसे है ये। अच्छा शायद ये वही कहानी है जहाँ बीएसएफ वालों को जो है हाँ। इल्जाम दिया गया था कि इन लोगों ने किसी को मार दिया है और हाँ, गेट पे टूरिस्ट को मार दिया, ऐसा हाँ ऐसा कुछ हुआ था क्या थी कहानी में लोगों को यही परसेप्शन उभर के आया कि अच्छा। टूरिस्ट जा रहे थे और जी, जी। बीएसएफ ने गोली मार दी। जी। बट ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा जाड़े का दिन था, जनवरी जी 2002। मैं डल गेट पे जो 89 बटालियन थी उसका मैं पार्ट था। सवेरे सवेरे का ही टाइम था। लास्ट नाइट कोई ऑपरेशन करके लौटे थे तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्लीप में थे। जी 7-7:30 के आसपास अचानक लंबे AK-47 बस्ट की आवाज़ आई। जी तो अगर जो राइफल के बस्ट फायर या फायरिंग की आवाज़ से भी बहुत सारी चीज़ें हम अंदाज़ा लगाते थे। जैसे ऑटोमेटिक फायर का साउंड है तो ये टेररिस्ट ज़्यादा करते हैं, वो सिंगल राउंड फायर नहीं करते, जी कम करते हैं। फोर्सेस जब उसको काउंटर करती है तो फोर्सेस नीड बेस पे करती है। मतलब ऑटोमेटिक फायर की ज़रूरत है तो करेगी, नहीं सिंगल शॉट करेगी, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनोसेंट पीपल आल्सो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ नहीं है, जी टेररिस्ट के साथ नहीं है। और AK-47 के फायर का साउंड थोड़ा अलग होता है और सेल्फ लोडिंग राइफल के फायर का साउंड अलग होता है। दोनों में अंतर है। LMG का साउंड भी अलग है। अच्छा तो ये लगा कि कोई टेररिस्ट अटैक हो गया। टेररिस्ट अटैक हो या ना हो, उस साउंड से यही जहन में आता था, क्योंकि फेज ही वो सुसाइड अटैक का चल रहा था जी और मेरे उस हेडक्वार्टर पर ऑलरेडी एक सुसाइड अटैक हो चुका था। जी तो मैं बरमूडा टी शर्ट में सोया था। उस दिन वाइफ और बच्चे भी आ रखे थे। वो लोग एयरपोर्ट के बगल में एक BSF लोकेशन में रहते थे। जी कोई वीकेंड था तो वो लोग इधर आ गए थे मिलने, क्योंकि ये इस एरिया में वो रहते नहीं थे। तो मैं अचानक उठा, मतलब ये रिकाउंट अभी बच्चों को भी मेरे याद है वैसे ही जैसे हुआ था, और चप्पल डाला, AK-47 लिया और मैं सीढ़ियों से भागा नीचे, क्योंकि होटल में मेरा 2nd फ्लोर पे रूम था। कहने को होटल था बट अबंडन था, वही हमारा हेडक्वार्टर था। जी और हम हेडक्वार्टर के मेन गेट की तरफ भागते हुए ममता गए। होटल आप कह रहे हैं? ममता होटल डल गेट। जी जी
कि अगर कुछ हुआ है अटैक तो हम उसको मेन एंट्री पॉइंट पर कंटेन करें, और वहाँ यह है कि रिएक्शन ऑफिसर को करना है। वो ट्रुप्स ऐसे हालात में एक लीडरशिप देखती है। वहाँ आया तो तब तक कुछ दिख नहीं रहा, यानी फायर हुआ और बंद हो गया। मेन गेट से निकल के मैं रोड पे आया तो रोड का बड़ा मंजर अलग था। हमारे 2 जवानों को बाकी जवान उसको असिस्ट किए हुए टांग के ले आ रहे थे और कुछ हल्ला मच रहा था। मैंने कहा हुआ क्या? तो लड़कों ने कहा सर ये 2 लोगों ने अटैक किया है पेट्रोल पार्टी पे और चाकू से अटैक किया है और इनकी उंगलियां कट गई हैं और इनके आईब्रो के ऊपर भी पूरे स्टैब्स हैं, इंजरीज हैं, तो इनको एमआई रूम अंदर कैंपस में डॉक्टर के पास हम ले जा रहे हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी गुत्थी थी कि जो मैं आगे बढ़ा तो देखा सड़क पे 2 डेड बॉडी पड़ी हुई और वो सिविलियन थे वो लोग जिनसे इनकी झड़प हुई थी। अब चश्मदीद सिर्फ वो जिनकी चोट लगी थी वो, पेट्रोल पार्टी के बाकी 4 लोग, और जिस सड़क के जिस हिस्से पे ये स्कफल हुआ उसके ठीक सामने जो मोर्चे का मुंह खुलता था उसमें जो संतरी था वही चश्मदीद थे। तो बाकी पेट्रोल पार्टी ने बोला कि हम खयाम चौक से सुबह ड्यूटी रिलीव होकर के आ रहे थे, तो अपोजिट साइड से 2 लोग नॉर्मल अनएज्यूमिंग आ रहे थे और उनके हाथ में कुछ था भी नहीं। तो जो ही हम अपने हेडक्वार्टर की तरफ टर्न होने वाले थे तो इनसे हम क्रॉस किए, तो ये दोनों मुड़ के अचानक इन्होंने हमारे 2 लड़कों की राइफल को छीनने की कोशिश की। और एक यादव था लड़का उसमें, मुझे याद है, एक मिश्रा था शायद, और छीना झपटी में मैगजीन तो इनके हाथों में चली गई लेकिन राइफल नहीं गई क्योंकि राइफल चेन से सिक्योर्ड थी। और इस कोशिश में ये चाकू भी इन्होंने पीछे जैकेट के अंदर चाकू लगा रखा था, निकाला और स्टेप करने लगे, तो ये चोट लगी है। ठीक है, मेरे लिए भी ये पहली घटना थी। मैं भी कश्मीर के अपने दोनों फेज में ऐसा कोई इंसिडेंट देखा नहीं था। संतरी ने बोला सर मारा मैंने है क्योंकि मेरे बंकर के लूफोल जाली के सामने हो रहा था। तो उसने पूरी सिचुएशन बयान की। जिन्होंने अटैक किया वो दोनों मर चुके थे, तो अब उनसे तो कोई बयान ले नहीं सकते आप। लेकिन कुल मिला के थ्योरी जो बाईपासर्स थे, पब्लिक वहाँ इकट्ठा हो गई, कुछ मीडिया के लोग इकट्ठा हो गए, उनके लिए भी शायद पहला तजुर्बा रहा होगा, उनको पच नहीं रही थी बात। तो एक न्यूज़ बनी कि साहब वो तो डल गेट पे टूरिस्ट को मार दिया बीएसएफ ने, और कुछ कानाफूसी होने लगी कि लेडीज़ हैं, दोनों गर्ल्स हैं, क्योंकि औंधे मुंह पड़े हुए थे, वो मुंह के बल पड़े थे और शोल्डर हाइट के बाल थे, एकदम गोरे थे, बड़ा अलग सा कलर था, वो लग नहीं रहे थे यहाँ के। तो 2 फॉरेन टूरिस्ट लड़कियां हाँ से वालों ने मार दी। तो उसमें लोग कुछ चिटकारे लेने वाले कि साहब वो किसी ने छेड़खानी की, जो बड़ा एक अननेचुरल सा लग रहा था कि 6 आदमी की पेट्रोल आ रही है, टेक हेडक्वार्टर के सामने है, 6 के हाथ में राइफल है, 2 अगर लड़कियां भी आ रही हों तो हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन सबसे पहले तो एस्टेब्लिश करना था कि मेल हैं कि फीमेल हैं। अब बॉडी के नजदीक कोई जाए नहीं, तो किसी तरह से रेंग करके लंबा हुक लेकर के हमने बॉम्ब ना हाँ, ये होता है कि सुसाइड बॉम्ब ना जाए, मान लीजिए हाथ के अंदर पिन निकाल करके, और ऐसी बहुत घटनाएं हुई भी हैं। जी। पठानकोट एयरबेस अटैक में भी हुआ था जी। एनएसजी के कर्नल साहब की कैजुअलिटी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अच्छा। तो कोई ग्रेनेड का पिन निकाल के लेटा हो, आप पलटे और वो रिलीज हुआ और एक कैजुअलिटी हो गई। तो लेट के सड़क पे एक लोहे के सीकचे से या हुक से जो हम लोगों के पास होता है जी, उससे बॉडी पलटी, तो चेहरे से ये लगने लगा कि ये फीमेल नहीं है, ये मेल है, लेकिन फर्दर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। जी। फिर कानाफूसी शुरू हो गई हाँ। कि नहीं मतलब मेल हैं बट शायद फीमेल टाइप दिखे होंगे, तो किसी ने इस तरह का टीज करने की कोशिश की होगी। किसी ने मतलब सिविलियन ने, बीएसएफ ने? सिविलियन अच्छा। नहीं, बीएसएफ जो पेट्रोल पार्टी है, और बाद में इन्होंने सबूत मिटाने के लिए ऐसा कर दिया। अच्छा। चाकू डाल पहले दिया, छेड़ा फिर मार दिया। तो उनकी जो कहानी थी वो तो टोटली गलत हमें दिख रही थी, कि हमारे जवान के पास झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था, और वो बंकर के सामने छेड़खानी करेगा। जी। और सवेरे पेट्रोल पार्टी 6 लोग लेके आ रहे हैं, जी। ऐसा ना हमने भी कहीं नहीं सुना था, लेकिन हमको इसका जवाब देना था। तो हमने कहा कि जो क्राइम सीन है वो नेचुरल पड़े रहने दीजिए, हम कुछ भी नहीं छेड़खानी करेंगे, लेट द ट्रूथ कम आउट इटसेल्फ। तो नज़दीक जाके मैंने उनके कपड़े हटाए, तो वो इस्टेब्लिश हो गया कि मेल हैं, और कपड़े हटाने से भी इस्टेब्लिश हो गया कि बेसिकली दे आर नॉट फ्रॉम दिस कम्युनिटी, मतलब सिंपल है कि मुस्लिम कम्युनिटी से हैं ये। अच्छा। वो भी पता लग गया मुझे। तो अब सवाल ये था कि फाइनली कुछ भी हैं कौन। जी।
जब उनका ट्राउजर्स और कपड़ा हमने चेक किया तो उसके जेब में एक 10 सेंट का सिक्का निकला। जी सिक्का निकला तो अभी क्लू बढ़ने लगा कि बेसिकली ये यूजुअल बात नहीं है। जी शूज़ निकाला तो उसमें आपका मेड इन इटली के शूज़ थे। उनके जो ब्लू और रेड कास्ट्यूम पहने हुए थे उसका कलर अलग था, मेक ब्रांड अलग था। अब सर्च करते करते जेब में हमको डॉलर एक्सचेंज करने का जम्मू कश्मीर बैंक का एक वाउचर मिला। जी वाउचर पे उनका पासपोर्ट नंबर लिखा था। जी पासपोर्ट नंबर के बल पे हम टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से हमने उनका डेटा निकाला। डेटा निकालने पर इस्टेब्लिश हो गया कि इनका नाम है अल बकूली अहमद और अल हुसैनी अहमद, और ये आए हुए थे एम्स्टर्डम हॉलैंड से टूरिस्ट वीज़ा पे, जी और पिछली रात ही लैंड किए और यहाँ से ये डल गेट के किसी हाउस बोट में चेक इन किया है। वो डेटा हम लोग लिए, हाउस बोट पे गए, हाउस बोट में पूरी तलाशी ली, हाउस बोट वाले का बयान लिया। उसने बोला कल शाम को ये लोग आए, चुप चुप थे, कहीं ये मिलने नहीं गए और इनसे कोई मिलने भी नहीं आया। रात को कुछ खाए पिए हैं, हमने दे दिया था। सवेरे ये मॉर्निंग में उठे हैं, इन्होंने प्रेयर वगैरह किया है और इनका बैकपैक अंदर ही बोट में पड़ा है और ये कहाँ निकले हमको नहीं पता। जी ये तो ऑलरेडी मारे जा चुके थे। जी इनका जब बैकपैक हमने खोला तो बैकपैक के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकले जी जिनसे आइडिया लगने लगा कि ये कहीं न कहीं एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं और इनका माइंडसेट नॉर्मल आदमी जैसा नहीं है। आइडेंटिटी तो क्लियर ही हो गई थी कि दे आर फ्रॉम एम्स्टर्डम। फिर उसको चाकू की गुत्थी को सुलझाना था, हमें मीडिया को आंसर देना था। तो पूरी जब हाउस बोट की तलाशी ली, चद्दर गद्दा बेड हटाना, कारपेट हटाना, फट्टे हटाना, तो चाकू का जो कवर था जिसके अंदर किचन साइज का नाइफ था, बड़ा साइज का था, वो हमको हाउस बोट के नीचे मिला। और उसको निकालने के बाद चाकू से जब उसका मैचिंग किया गया तो बेसिकली उसी का चाकू था। तब जाकर के पुलिस अधिकारियों को और लोगों को और मीडिया को इस बात वो मुतमईन हुए कि नहीं ये एक्चुअल है और ये घटना ऐसे ही हुई है। फिर मतलब अशरफ एसडीपीओ ने लेडीज का बयान लिया जी जो कि इनकाउंटर के साइट पे फर्स्ट फ्लोर पे सिविलियन घरों में थी, जी वो खिड़कियों से देख रही थी। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट बयान दिया कि हमने जो देखा वो ये है। वो बयान एग्जैक्टली वही था जो जवानों ने दिया था। ऐसी स्कफलिंग हुई, दे ट्राइड टू स्नैच द वेपन, दे कुड नॉट सक्सीड, दे वर किल्ड। तो तब जाकर के हमारी ये गुत्थी सुलझी कि भाई ये तो इनका तो इरादा ही कुछ और था। और एम्स्टर्डम के मुद्दे को लेकर के जो एम्बेसी में दिल्ली में टीम थी वो श्रीनगर विजिट की। उनका विजिट मैंने हॉस्पिटल में कंडक्ट कराया, सौरा मेडिकल कॉलेज में कंडक्ट कराया, और ऑटोप्सी रिपोर्ट उन्होंने पूरी एग्जामिन करी और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड एम्स्टर्डम से लेके हम लोगों को दिया सरकार के लेवल पे कि बेसिकली दे वर वांटेड पीपल बाय फॉर द गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड। ओके, ये था लोन अटैक। अच्छा और ये कहीं रेडिकलाइज्ड होकर के प्रॉब्ली इनके मन में जो मैं गैस कर रहा हूँ जी ये ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि एज ए टूरिस्ट इंडिया में चलेंगे जी और किसी न किसी तरह से कश्मीर में चलेंगे, क्योंकि लोकल कांटेक्ट इनका कोई था नहीं। तो पेट्रोल पार्टी से चाकू वाकू मार के वेपन छीनेंगे, न्यूज में आएंगे, किसी कैंपस में घुसेंगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव इनका था। अच्छा तो ये लोन वुल्फ अटैक की मैं इसलिए संज्ञा देता हूँ अच्छा कि मतलब आदमी सेल्फ रेडिकलाइज और एम्स्टर्डम से चल के कश्मीर पहुंच गया अच्छा कि हम इस तहरीक का पार्ट बनेंगे, हम इसमें नाम कमाएंगे कि हम इस काज के लिए लड़ने आए। अच्छा और ये बड़ा कम कवर्ड है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। बीएसएफ पे धब्बा कैसे आया था, क्या हुआ था उसमें? हुआ ये कि शुरुआती के घंटों में जी घटना होते ही जो 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा का जो एंग्जाइटी था, जी जिसमें चूंकि ये घटना पहली बार इस टाइप की हुई थी, जी तो किसी के दिमाग में ये केस स्टडी थी ही नहीं कि इतने डिस्टर्ब्ड एरिया में जी जहां पर डेली गोलीबारी हो रही है, सुसाइड अटैक हो रहे हैं, महज चाकू लेके कोई कैसे जाएगा। जी तो ये लोगों के दिमाग में बात बैठ नहीं रही थी। जब पूरी कहानी की कड़ी जुड़ी जी और जब पूरे एविडेंस कनेक्ट हुए और उसको एक्चुअल से कंपेयर किया गया, तब जाके लोगों को यकीन हुआ अरे नहीं यार ये तो ऐसे हुआ है। अच्छा और उनकी जो रिवर्स हिस्ट्री जी एम्स्टर्डम से हमसे शेयर हुई, जी क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, जी। मतलब वो उन्होंने माना हाँ ये क्रिमिनल थे और इस मिशन के लिए गए होंगे। ओके तो ये गुत्थी सुलझने में वक्त कितना लगा आपको? जी ये गुत्थी सुलझाने में? अटैक 7:20 मॉर्निंग में हो गया था। 7:20 पे पहला बस्ट का जी जो आवाज सुना जिस पे मैं रिएक्ट करके भागा, जी और ये गुत्थी सुलझते 11 बज गए थे।
तब तक तो ब्रेकिंग न्यूज आने लग गई थी। कहाँ पर थे आप? वो जरा वो डिस्क्राइब किया है कि सुबह में कैसे सुना आपने? मैं कैसे? जो हमारा टेक्निकल हेडक्वार्टर था, टेक्टिकल हेडक्वार्टर बोलते हैं, 89 बटालियन ममता होटल डल गेट पे, जी मैं वहीं स्टेशन था, मेरी जी। बटालियन थी। जी और रात के टाइम में मैं सो रहा था, सवेरे 7:20 की घटना है ये, बिल्कुल जी। सुबह सुबह। जी। और जनवरी का महीना, सर्दी होती है खूब। तो उसके रिएक्शन में ये हम दौड़े डाउनटाउन का मेन एरिया। अच्छा। हाँ, और डल गेट तो वैसे भी टूरिस्ट जी का हब है। जी। तो आप बता रहे थे कि आप उस वक्त जो है अपनी बमुडा में थे और अपनी गन लेके भागे थे। वो मैंने इसलिए बताया कि अब नाइट में आप जैसे एक अपने कैजुअल ड्रेस में जी सो रहे होते हैं, वैसे जी। तो कश्मीर की बहुत सारी रातें हैं कि जो ड्रेस में आप हैं उसी में आपको सोना पड़ जाता है। जी। तो मैं बरमूडा, चप्पल, टी शर्ट में ही AK-47 लेके भागा। और उसके उसी हालत में क्या फोटो लेके दौड़े आप? इसलिए भागे कि सबसे बड़ी एंग्जाइटी होती है कि मैं अगर रिएक्ट इमीडिएट नहीं किया जी। और अगर फायरिंग की आवाज आ रही है, तो उस समय एक ही जहन में बात आती थी कि सुसाइड अटैक हो गया। अच्छा। बस्ट की आवाज है तो यानी समबडी ट्राइड टू एंटर योर कैंपस। जी और अगर कैंपस में एंटर करने के लिए वो फायर कर रहा है तो वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। जी पता चला संतरी को गोली लग गई, वो अंदर घुस गया, जी। तब तो वो हमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी करेगा। अच्छा। तो हमारा ये था कि उसके एक्शन पे जी जितना फास्टेस्ट रिएक्शन करके जी हम उसको कंटेन करें और हम वहां पहुंचे जहां से हम उसे टेक ऑन कर सकें। जी ये ड्रिल था, नॉट जी। ओनली इन दिस ऑपरेशन। जी। कोई भी इस तरह की एक और सुसाइड अटैक हुआ था जो 2000 हम्म। ईद के टाइम पे, उसमें भी यही एक्शन था। अच्छा। 2000 दिसंबर नवंबर में पहली बार सीज फायर डिक्लेयर हुआ था 1 महीने के लिए। जी। तो उसमें हम लोगों ने छोटा सा एक बैडमिंटन कोर्ट भी बना रखा था। अच्छा। तो उन्हीं परिस्थितियों में हम कभी कभी बैडमिंटन भी ट्राई करते थे। अच्छा। और बैडमिंटन जब होता था तो बैडमिंटन कोर्ट के जो नेट का पोल होता था उसी के साथ AK-47 भी लटकाई रहती थी। अच्छा। साइड में रखी जाती थी, ग्रेनेड का पाउच होता था। हाँ। क्योंकि अगर ऐसी हालत हो गए जी। तो आपको वेपन लेके आप जाएंगे भाग के कमरे में, जी। तब तक तो कैजुअलिटी हो जाएगी। उसी समय ही अटैक हुआ हमारे कैंपस पे। जी। और श्रीनगर सिटी में पहला सुसाइड अटैक भी हमारे कैंप पे हुआ था, अच्छा। 63 बटालियन। अच्छा। और तब तक हमारे कमांडिंग ऑफिसर में से छत्रत थे, एक ही बुलेट प्रूफ जिप्सी होती थी। जी वो ड्राइविंग सीट पे बैठे जी और AK-47 लगे कि मैं को ड्राइवर सीट पे बैठा। जी। और मेन डोर खोलते ही सामने से फायर आ रहा है। अच्छा। और संतरी एक शुक्ला करके था, वो फायर कर रहा है। जी उसमें बड़ा अच्छा रोल किया हमारा एक टेलर और एक ड्राइवर थे, जी। वो फर्स्ट फ्लोर पे थे। उन्होंने खिड़की से एक SLR राइफल से फायर किया। जी। और जो टेररिस्ट रोड क्रॉस करके हमारे साइड आना चाहता था उसको रोक लिया और एक ट्रांसफार्मर के पीछे वो छुप गया। जी और बाद में वो पीछे हट के जंप किया, बहुत डीप खाई थी, जी। और जंप करके एक सिविलियन के घर में घुस गया। और इतनी फायरिंग हुई रोड पे, जब तक हम आए तब तक हमारा एक संतरी यानी मनफूल सिंह, उसको गोली लग गई थी, एक को सिर में गोली लग गई थी उसको, और वो बचा नहीं पाए हम लोग, एक शहीद हो गया। उसको सैलरी आई थी, तब सैलरी कैश में दी जाती थी। जी तो बंकर में जो संतरी ड्यूटी में होता था उसकी तनख्वाह बंकर में पहुंचा दी जाती थी, जी। क्योंकि ड्यूटी छोड़ के आएगा, छोड़ नहीं सकता। तो पीछे मुड़ के कैश गिनने लगा बेचारा। हाँ। तो उसकी आंख लूफोल की तरफ न होकर थोड़ी उल्टी हो गई, थोड़ा सा वो एक स्लैकनेस हुआ, और उस टेररिस्ट ने उसको गोली मारी, पीछे से हेड में गोली लगी थी। फिर जब उस सिविलियन के घर में गए, अपने कमाए हुए पैसे गिन रहा था और अपनी जान गंवा बैठा। जान गंवा बैठा, क्योंकि अब वैसी सिचुएशन ही थी जी। तो सिविलियन जो एक कश्मीरी फैमिली थी, जब उसके घर में हम घुसे हम लोग, तो दोनों टेररिस्ट तो मार दिए थे जी। ईद का टाइम था, ईद आने वाले थे। हमें याद है कि बच्चे किनारे छुपे हुए थे बेचारे, क्योंकि फायरिंग हो रही थी, टेररिस्ट उनके घर में घुस गया था और उस खिड़की से फायर कर रहा था। तो परिवार में जो बच्चे हैं वो तो उसी घर में रहेंगे, बट बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि किसी को गोली नहीं लगी जी। और जो नए कपड़े टंगे थे उनमें छेद देखा मैंने। अच्छा। क्योंकि वो तो कमरा है और सीधे सामने फर्स्ट फ्लोर से फायर हो रहा है जी। अब सिंपल है कि रोड क्रॉस करके अगर हमारे साइड में वो आ गया तो हमारे कैंपस में घुस जाएगा जी। तो बड़ा एक कृपा रही कि कोई और कैजुअलिटी नहीं हुई जी। दोनों टेररिस्ट मारे गए, हमारी एक कैजुअलिटी हुई। तो ये सुसाइड अटैक डल गेट पर उसी कैंपस पे हुआ था जिसपे ये लोन वुल्फ हुआ। अच्छा। लोन वुल्फ 2002 में हुआ। हाँ। ये दिसंबर 2000 की घटना है। सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने इतनी तकलीफ उठाई, आपने इतनी बढ़िया कहानियाँ सुनाई हमको, और हम लोगों को इस बात से अवगत कराया कि हाउ आई मीन एज मैंने कहीं पढ़ा था कि कश्मीर हैज़ बीन अ थिएटर ऑफ वायलेंस द वे एक ज़माने में जैसे आज सीरिया है जहाँ पे इतना वायलेंस आज इस ज़माने आईसिस कर रही है, उस ज़माने में जो है कश्मीर के अंदर
कश्मीरी आतंकवादी और पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे थे। और आप लोगों ने उस ज़माने में अपने जो है इस कदर मनोबल के साथ में जो आपने काम किया और अपना बलिदान दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑडियंस, आई वुड से कि प्लीज़ आप ये हमारा एपिसोड देखिए और अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और दुबे जी की इतनी बहादुरी कहानी और जो है इंसाइटफुल चीज़ें बताई, हाउ द फंड फ्लोज इन द टेरर, हम उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब। थैंक यू सर, शुक्रिया।